असल में हम लोगों ने कुछ नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही थी। अब आपने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की संभावनाएं जो हैं वो एक जो है वो डिक्टेटर ट्रम्प के एक्शंस के बाद में आपने देखी है। आपके का अपना एक विशिष्ट आपका विश्लेषण है, आपका अध्ययन है। हमारे बीच में उमाकांत लखेरा जी आ गए हैं, जो है जी जी। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और जो प्रेस क्लब है उसके आप तो प्रेसिडेंट भी कई बार आप रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जी जानना बहुत। चाहूंगा, हम लोग धर्म और राजनीति के मिलान को लेकर के बहुत बोलते हैं ना कि नहीं मिलना चाहिए, धर्म अलग है राजनीति अलग है। लेकिन ये व्यापार और राजनीति जब मिल जाता है तो फिर मोदी जैसे लोग पैदा होते हैं, ट्रम्प जैसे लोग पैदा होते हैं, या मतलब ऐसे सैकड़ों लोगों का नाम लिया जाता है। तो एक तो मेरा कहना ये है कि आप जो एक तरीके से पॉलिटिकल जो लोग हैं, उनकी जगह पर जब राष्ट्राध्यक्ष या अब मैं अगर नीचे से कहूं तो एमएलए, एमपी या मंत्री और प्रधानमंत्री, अगर एन पदों के ऊपर कोई व्यापारिक इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति जाता है, तो फिर राजनीति एकदम अलग दिशा में बढ़ती है और फिर वो अपने इंटरेस्ट में काम करता है। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि वो जो है, जो भी काम कर रहे हैं, वो अमेरिकन पीपल के इंटरेस्ट में है या उनके अपने खुद के बिजनेस इंटरेस्ट में है? आपने जो मुद्दा उठाया बहुत सटीक और सही मुद्दा आपने उठाया। असल में हो क्या रहा है कि जो पूरी जो पॉलिटिक्स है, भारत और अमेरिका की जब तुलना होती है तो दोनों जो दोनों की तुलना होती है तो आज की तारीख में ये हालत है कि दोनों जगह एक एक बड़ा उद्योगपति का हाथ मोदी जी की पीठ पर है और उधर एलन मस्क का हाथ जो है ट्रंप की पीठ पर है। तो जो एडवाइजर जो है, जब इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े जो मुनाफा कमाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट सरकारों के एडवाइजर हो जाएंगे और उनके खैर ख्वाह हो जाएंगे, उनके रहनुमा हो जाएंगे, तो जाहिर से बात है कि जो पॉलिसीज इफेक्ट होती है, पॉलिसीज के डायरेक्शंस होते हैं, खासतौर पर भारत को इसलिए ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। देखिए, भारत अमेरिका नहीं है इकोनॉमी के मामले में, जमीन आसमान का फर्क है। हम 200 साल तक भी अमेरिका को पीट नहीं सकते हैं इकोनॉमी के मामले में, और हमारी जो समस्या है वो एकदम अलग है, एकदम अलग है, क्योंकि सामाजिक जो विषमता है वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। गरीबी अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा खाई है। एक बड़ा वर्ग है जिसके पास शाम को खाने का इंतजाम नहीं है। बड़े पैमाने पर हमारे जो स्कूल से ड्रॉप आउट्स है जो अमेरिका में नहीं है। और दूसरा ये है कि जो टेक्नोलॉजी का जो लाभ है, जो दुनिया में कहा जा रहा है ना कि टेक्नोलॉजी से तरक्की होगी, कितने लोगों को मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी से तरक्की मिल रही है। बहुत बहुत छोटा सा प्रतिशत है उन लोगों का कि जो टेक्नोलॉजी का लाभ जो है गरीबों को कहाँ मिल रहा है। हाँ, ठीक है, उनको खाते में पैसे आ रहे होंगे और जा रहे होंगे तो उनको एक व्हाट्सअप चला जाता है, और तो उनको टेक्नोलॉजी का कोई लाभ मिला नहीं है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। और ये जो पूंजी और पॉलिटिक्स का जो कॉकटेल हुआ, देखिए पॉलिटिक्स में आज की जो विश्व व्यवस्था है, वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें देखिए पूंजी तो रखनी पड़ेगी। पूंजी का निवेश बहुत जरूरी है और पूंजी एक धुरी के रूप में काम करती है, जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जो हमारा जो वेलफेयर स्टेट है, भारत का जो वेलफेयर स्टेट है, उस वेलफेयर स्टेट को अगर आप क्रूर क्रोनिक कैपिटलिज्म की डगर पर आप ले जाएंगे, ना तो आप किसानों के हितों की बात करेंगे, क्योंकि आप हर जगह मुनाफाखोरी की बात करेंगे, इसमें हमारे मुनाफा है या नहीं है। आप जो है जब वोट लेने होते हैं तो आप कहते हैं ये तो अपोजिशन पार्टी तो फ्री में बांट रही है, और जब आपको खुद का वोट लेना होता है, खुद जीतना होता है, तो उन्हीं की उसी जूठन को आप नया रंग रोगन लगा करके बांटते हैं। और इससे डिसओरिएंटेशन ऑफ पॉलिसीज है, पॉलिसीज का डिसफंक्शनल्स है, पॉलिसी पैरालिसिस इसीलिए हो रहा है कि हमारे जो डायरेक्शंस है वो डायरेक्शंस लगातार जो हमारी प्राथमिकता है उनको टच नहीं करती हैं। और देखिए, इसीलिए है कि आजादी के बाद जो गरीबी हटाने का जो मुद्दा था, उसका मजाक उड़ता है कि गरीबी गरीबी खत्म कर दिए, गरीबी तो नहीं हटी, गरीबी खत्म हो गए। तो ये ऐसा इश्यू है। और अभी जो हालात है ट्रंप के पदार्पण के बाद दोबारा,
और उन्होंने उनकी पॉलिसी से जो भी हमारे हमारे देश की विदेश नीति पर जो इफेक्ट हुआ है, जो हमारा जो ग्रोस जो जीडीपी है उसको इफेक्ट हो रहा है, और हमारी जो स्टॉक मार्केट में जो बहुत बड़ा क्राइसिस आज की तारीख में खड़ा हुआ है, उसकी काफी कुछ अमेरिकन पॉलिसीज, उनकी अफवाहें, हमारे मोदी जी जब वहां गए तो उनके साथ जो उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसका भी एक असर हमारी सेंसिटिव डोमेस्टिक मार्केट में पड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ऐसे मोड़ पर देश खड़ा है, एक चौराहे पर खड़ा है। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी हर क्षेत्र में है, केवल इकोनॉमी में नहीं है, हर क्षेत्र में। रोजगार के हमारे अवसर कहां से पैदा होंगे? देखिए, जो फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लोगों ने विड्रॉ कर दिया बड़े पैमाने पर, कई महीनों से कर रहे हैं। और यहाँ तो चूंकि आंकड़े सरकार छिपाती है, और ऐसे मौके पर जब हमारी इकोनॉमी की हालत खराब है, स्टॉक मार्केट की हालत खराब है, तो कुछ खबरें, सरकारी खबरें अखबारों में मैं देख रहा हूं लगातार प्लांट की जा रही है, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि उजली तस्वीर दिखाई जाए। और मुझे लग रहा है कि भारत की संसद को भी गुमराह करने का काम सरकार कर रही है। और ये सरकार ऐसी पॉलिसी पैरालिटिक सिचुएशंस में है कि अब मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर बहुत जल्दी बहुत बड़े संकट से निकल पाएंगे। और मोदी जी की तो चिंता इसलिए नहीं है कि उनको शेर के बच्चों को दूध पिलाने से फुर्सत नहीं है, उनको ये नहीं पता कि भारत के जो करोड़ों बच्चे हैं उनको दूध की बूंद नहीं मिल रही है। हम ये नहीं बिल्कुल नहीं कहते कि शेर के बच्चों को भूखे पेट मार देना चाहिए। तो भाई, हमारे देश के जो इंसानों के जो बच्चे हैं करोड़ों की तादाद में, वो कुपोषण के शिकार हैं। ये सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। इकोनॉमिस्ट दुनिया भर में, भारत भर में ये वाजे उठा रहे हैं कि भारत ने बड़े पैमाने पर ये जो भूख और गरीबी मिटाने का लिए आपने जो कुचलग्गा छोड़ा है कि 4-5 किलो अनाज दे रहे हैं, इस अनाज में बाकी चीजें भी तो हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो संकट है, सरकार की जो प्रायोरिटीज है, सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, वो बड़ा संकट है। और सरकार का फोकस इसलिए नहीं है कि जो आप अभी कह रहे थे कि धर्म कर्म के इश्यूज, सरकार के जितने भी धार्मिक प्रोग्राम है, उन धार्मिक प्रोग्राम को राजनीतिक प्रोग्राम में तब्दील कर दिया है, ताकि लोग ध्यान बटा रहे लोगों का। और मोदी जी ऐसे मौके पर वहां गए हैं शेर के बच्चों को दूध पिलाने, जब देश को उनके चिंतन की, उनके डायरेक्शंस की, ब्यूरोक्रेट के साथ उनकी बैठक होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी बैठक होनी चाहिए। भारत सरकार के जो 90 के करीब जो सेक्रेटरी हैं, उनको बोलना चाहिए कि आप बताइए कि इस मौजूदा संकट है, जो आर्थिक संकट है, उससे हम कैसे पार पा सकें। ऐसे अभी मैं फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूं। जी जी, बहुत आपका शुक्रिया। अब शेर के बच्चे हैं या बकरी के बच्चे, ये भी एक डिबेट की बात है। ये कहावत है तो ठीक ही है, उसका आपने उल्लेख किया है, और उस जो उनकी मंशा है शासकों की, उसको आपने बहुत स्पष्ट तरीके से यहाँ पर रखा है। प्रोफेसर ए.के. पाशा जी के पास में मैं आता हूँ। हम लोगों ने बहुत डिबेट किया, इस बात को लेकर डिबेट किया कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो अब सामने आ रहा है ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद और उनके 75 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बाद। जो हमारे दर्शक है उन्हें जानना चाहिए, $7 अरब का संपत्ति उनके पास में है, और जो है दुनिया के जो बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उसमें है, भारत के अंदर भी उनका काफी बड़ा निवेश है। लेकिन ये भी लोगों को जानना चाहिए कि जो बात अभी कही कि बहुत बड़े पैमाने पर जो एक इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी पूरी दुनिया के अंदर पैदा हो रही है, तो 1 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश जो भारत में था वो यहाँ से कैपिटल जा चुका है ना। ये एक परिस्थिति पूरी तरीके से बनी है, और उनकी अपनी जो नेटवर्थ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, ट्रम्प की खुद की। मेरा सवाल ये था पाशा साहब, आप तो पश्चिम एशिया पूरी दुनिया के ऊपर आपकी स्टडीज हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एक नया ट्रेंड है कि बिजनेसमैन जो है वही अपनी पूंजी लगाएगा, इन्वेस्ट करता है पॉलिटिक्स के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर, और उसके बाद में सत्ता हथिया लेता है, फिर उसके माध्यम से अपने बिजनेस का विस्तार करने का काम वो करता है। तो ये जो जिसे हम लोग अभी कह रहे थे, कोई शिवाजी सरकार साहब ने बदतमीजी कहा था, किसी ने दादागिरी कहा, किसी ने गुंडागर्दी कहा, किसी ने तानाशाही कहा,
तो इसका क्या संबंध जो है वो व्यापार के साथ राजनीति के जुड़ाव के कारण से है, या एक अपना पूरा सिस्टम है जिसके अंदर जो है ये सब चीजें, ये जो विकार पैदा इस समय हो रहे हैं, जिसको हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पे परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है।